नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 में। हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद। ठीक है, हम इससे पहले भी अपने आदर्शवाद को पढ़ चुके हैं। इस यूनिट में 2 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहले प्रकृतिवाद के बारे में देखिए। प्रकृतिवाद का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, फिर प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं और प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं प्रकृतिवाद के बारे में। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। देखिए, प्रकृतिवाद मुख्य रूप से आदर्शवाद का विरोधी है ना। हमने पहले आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था। आदर्शवाद में क्या था कि ये अध्यात्म को मानते हैं, आध्यात्मिक हैं विचार आदर्शवाद के। पर प्रकृतिवाद जस्ट इसका अपोजिट है, इसका विरोधी है। प्रकृतिवाद एक विचारधारा है और यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। यह विचारधारा केवल और केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करती है। प्रकृतिवाद अध्यात्म को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि आदर्शवाद का विरोधी है और आदर्शवाद अध्यात्म को मानता है। पर प्रकृतिवाद अध्यात्म को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं देता है। प्रकृतिवाद केवल और केवल प्रकृति को मूल तत्व मानता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। यह एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है जो कि आदर्शवाद का विपरीत है, क्योंकि यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखती, जो कि आदर्शवाद रखता था, पर यह विचारधारा नहीं रखती है, इसलिए आदर्शवाद का विपरीत है। फिर हम आगे पढ़ते हैं प्रकृतिवाद के अर्थ के बारे में। ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का अंग्रेजी अर्थ नेचुरलिज्म है। यह नेचुरलिज्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला नेचर और दूसरा इज्म। यहाँ नेचर शब्द का अर्थ है प्रकृति। यहाँ नेचर शब्द का हमारा अर्थ क्या है? प्रकृति। और इज्म शब्द का अर्थ है वाद। इस प्रकार हमारे नेचुरलिज्म शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद में प्रकृति शब्द का 2 अर्थों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहला भौतिक प्रकृति और दूसरा मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सहवस्तु यानी रियलिटी माना गया है, तथा मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान के सहारे हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। तो आदर्शवाद किसमें? प्रभु में यानी भगवान में आस्था रखता था, और प्रकृतिवाद किसमें रखता है? विज्ञान में आस्था रखता है। आगे हमारा पॉइंट है प्रकृतिवाद की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ नेचुरलिज्म। देखिए, हमने इसमें 4 परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, जो अलग अलग दार्शनिकों ने दिए हैं हमें, उसमें से हमने मुख्य 4 दिए हैं, और इन चारों में से शुरुआत की 2 और लास्ट की थॉमस और लैंग वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। हमारी पहली डेफिनेशन है रॉस के अनुसार। रॉस कहते हैं कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। दूसरा ब्राइस के अनुसार। ब्राइस कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, यानी प्रकृतिवाद एक सिस्टम है, और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना ही इसकी प्रमुख विशेषता है। ब्राइस ने कहा कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, ठीक है, उसका बहिष्कार ही इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर जेम्स वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है, वह प्रिंसिपल है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, यानी प्रभु से अलग करता है, और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है।
फोर्थ है थॉमस और लैंग के अनुसार। थॉमस और लैंग ने कहा कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी थॉमस और लैंग ने कहा कि मस्तिष्क को हमें आदर्शवाद के विपरीत करना है और यह विश्वास है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, ठीक है, आध्यात्मिक नहीं है। इसके बाद हमारे हैं प्रकृतिवाद की मूल सिद्धांत, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। हमने यहाँ 7 बताए हैं। पहला है, यह भौतिक संसार ही सत्य है। देखिए, आदर्शवाद में क्या था कि केवल ईश्वर को ही सत्य माना गया था और ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में थे। पर हमारे प्रकृतिवाद में क्या है कि यह भौतिक संसार यानी हमारे आसपास जो ये संसार है यही सत्य है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। ब्रह्मांड की रचना क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है, यानी हमारा जो ब्रह्मांड बना है वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बना है और इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। जैसे कि आदर्शवाद मानता है कि ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, ठीक है, पर प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म इसका जस्ट अपोजिट है, विपरीत है। यह मानता है कि ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। थर्ड पॉइंट, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी और सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे ऊंची रचना है। फोर्थ पॉइंट, प्रकृति में धर्म व ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। उसके अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। आदर्शवाद में क्या था कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना है, ठीक है। पर प्रकृतिवाद में क्या है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। प्रकृतिवाद के अनुसार संसार का कर्ता व कारक दोनों स्वयं प्रकृति है। देखिए, ये पॉइंट भी जस्ट आदर्शवाद का विपरीत है। आदर्शवाद में संसार का कर्ता व कारक ईश्वर को माना गया और प्रकृतिवाद में संसार का कर्ता व कारक प्रकृति को माना गया। सातवां पॉइंट, संसार एक महानियंत्र है। संसार एक महानियंत्र है और मनुष्य भी इस महानियंत्र का एक अंग है, ठीक है। हमने यहाँ प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं में हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे और आपको पॉइंट बनाकर ही लिखना है। पहला, बालक केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवाद का विश्वास है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है अपितु शिक्षा बालकों के लिए है। प्रकृतिवाद क्या मानता है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है, जबकि शिक्षा वो बालकों के लिए है। शिक्षा को बालक केंद्रित करने का यह परिणाम हुआ कि लोगों ने बालकों को समझने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप जिसके बाद शिक्षण पद्धतियों में टीचिंग मेथड्स में सुधार हुआ और मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन जैसी पद्धतियां विकसित हुई। आप इनके बारे में अभी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में ये दोनों हैं। दूसरा, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। प्रकृतिवाद में पुस्तक की शिक्षा का विरोध था। आप देखते हैं कि प्रकृतिवाद में क्या था? पुस्तकीय शिक्षा का विरोध था। लेकिन वर्तमान में यानी आप जो समय चल रहा है उसमें शिक्षा में बालक को पुस्तक रखने पर बल दिया जाता है। आप कहते हैं जितनी ज़्यादा पुस्तकें उसके हिसाब से बालक का ज्ञान। तो प्रकृतिवाद ने बताया कि बालक को मात्र पुस्तकें पढ़ा देना ही शिक्षा का कार्य नहीं है, अपितु उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने के अवसर सुलभ कराना ही शिक्षा का कार्य है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक का विकास केवल और केवल प्राकृतिक वातावरण में ही हो सकता है। उसके अनुसार प्रकृति ही महान शिक्षक है। अब यहाँ रूसो ने कहा कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छी मिलती हैं, परंतु मनुष्य के संपर्क में आते ही वह सब दूषित हो जाती हैं। रूसो कहते हैं कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में, ठीक है, यानी हमारा नेचर जो है इसमें सभी वस्तुएं बहुत अच्छी हैं, परंतु जैसे ही वो मनुष्य के संपर्क में आते हैं मनुष्य उनसे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी दूषित हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। प्रकृतिवादी बालक के मस्तिष्क में
ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक ठूंसने के विरोधी थे। उनका मानना था कि ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। यानी इंद्रियां, हमारे हाथ, जीभ, ठीक है, इन सब का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, तभी हमें ज्ञान प्राप्ति हो पाएगी। यही प्रकृतिवादियों का मानना था। 5वां पॉइंट है प्रगतिशीलता। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। प्रकृतिवादियों को क्या मानना था कि बालक की जो शिक्षा है उसकी अवस्था के अनुसार हो। अब ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? अवस्थाएं, शैशव अवस्था, जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल माँ के स्तनपान करता है, दूध पीता है। फिर बाल्य अवस्था, कुछ और बड़ा हो जाता है। फिर किशोर अवस्था, ठीक है। फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, जब वो जवान हो जाता है। तो प्रकृतिवादी क्या मानते थे कि बालक की शिक्षा ऐसी हो जैसी उसकी अवस्था है, उसको उसकी अवस्था के अनुसार शिक्षा दी जाए। ऐसा ना किया जाए कि उसको सारा का सारा पहले से ही समझा दिया जाए जहाँ वो इस सारी बात को समझने योग्य नहीं है, तो उसके लिए ज्ञान तो बेकार है। यानी उसकी शिक्षा ऐसे हो जो वो उसको समझ सके अपनी अवस्था के अनुसार। यही बात प्रकृतिवादियों के मानने की थी। तो हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।